स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेस में आपको एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर पाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएं। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी बैच होते हैं, मतलब जहां भी परीक्षा होती है, सारे बैचेज उपलब्ध हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कोर्स, कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अर्थात थियरी की क्लास होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरा ठीक तरीके से इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं सीखते हैं, समझते हैं, तब तक सभी प्रश्नों को ठीक तरीके से सॉल्व करने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। इसके दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दे रहा हूँ। मैं खुद की हैंड राइटिंग का लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। अगर जो एक बार इस नोट्स को आप ठीक तरीके से पढ़ लेंगे तो इधर उधर से इकोनॉमिक्स का कोई भी नोट्स आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। टेस्ट सीरीज भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो कैसे आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस यूनिट के प्रश्न गलत हो रहे हैं। तो आप टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको करवाई जा रही है। बस आप इस कंटेंट को जो ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार कहाँ से प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपका कवर हो जाने वाला है। एक बेहतरीन तैयारी की जो रणनीति होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, नोट्स देखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए और करंट की क्लास को भी आप देखिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान समय में जो भी परीक्षा है उसमें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई भी नई वैकेंसी आएगी और उसके लिए भी आप पढ़ना चाहेंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। ठीक है, तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट नहीं कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप मैसेज करिए। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि जब कृषिगत श्रमिकों के सापेक्ष अनुपात में गिरावट आती है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। चलिए, क्या उत्तर हो रहा है भाई कि जब कृषिगत श्रमिकों के सापेक्ष अनुपात में गिरावट आती है। तो अब एक बात यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले लोग क्या करते थे, इतना ज्यादा महानगरों की तरफ पलायित नहीं होते थे। लोग घर में ही रहते थे और घर पे खेती करते थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन अभी मैं वर्तमान समय की अगर जो बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, अगर जो आपका संबंध किसी गांव से होगा तो ग्रामीण इलाके के लोग अब क्या कर रहे हैं, सभी गांवों से आप देखेंगे कि 2 4 10 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कोई मुंबई जाकर के कमा रहा है, कोई बेंगलोर जाके कमा रहा है, कोई दिल्ली जाकर के कमा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे एक देश के अलग अलग राज्यों में लोग क्या हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी पलायित हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र से लोग कहाँ पे जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, शहरों की तरफ जा रहे हैं।
लोगों का पलायन गांव से क्या हो रहा है, शहरों की तरफ हो रहा है। तो जब लोग अपना गांव छोड़ के चले गए हैं तो अब वो कृषि नहीं ना करेंगे, अब वो कृषि तो करेंगे नहीं क्योंकि वो गांव छोड़ करके चले गए हैं। और जब वो कृषि नहीं कर रहे हैं तो वो शहर में गए हैं, तो शहर में गए हैं तो वहां पे किस में काम करेंगे, औद्योगिक सेक्टर में कार्य करेंगे, उद्योग में कार्य करेंगे या सेवा क्षेत्र में काम करेंगे, उद्योग या सेवा क्षेत्र में वो क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, जब कृषिगत श्रमिकों के सापेक्ष अनुपात में गिरावट आती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ग्रामीण इलाके में जो श्रम शक्ति थी वो श्रम शक्ति अब पलायित हो रही है महानगरों की तरफ, शहरों की तरफ। तो अब गांवों से लोग गांव पे में लोग क्या कर रहे हैं कि जब गांव से वो लोग पलायित हो जा रहे हैं तो घर पे तो खेती वो कर नहीं रहे हैं क्योंकि अब गांव से तो वो पलायित हो गए, वो शहर में चले गए। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण एरिया में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत श्रमिकों का गिरावट देखने को मिलता है। लोग कृषि कार्य छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, लोग कृषि कार्य को क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। और जब वो शहर में पलायित होकर के जा रहे हैं, जब वो शहर में पलायित होकर के जा रहे हैं तो वो उद्योग और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये बात जरूर अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम हो रहा है, जैसे कृषि क्षेत्र का योगदान अगर जो कम हो रहा है और द्वितीयक अर्थात उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो देश आर्थिक विकास कर रहा है। और जब वो उद्योग में जाएंगे तो उद्योग में ज्यादा उत्पादन करेंगे, सेवा क्षेत्र में वो ज्यादा काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कृषि छोड़ के जब लोग उद्योग की तरफ चले जाएंगे तो उद्योग में उत्पादन बढ़ जाएगा। और जब उद्योग में उत्पादन बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्र के उत्पादन में वृद्धि होती है, तो जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम कहते हैं कि उस देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई है। तो ये आसान सी बात है कि मान लीजिए कि जब ऐसे लोग जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जब वो शहरों को पलायित होंगे तो अब कृषि तो करेंगे नहीं, शहर में जाके वो उद्योग में काम करेंगे या सेवा सेक्टर में काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कृषि में श्रमिकों की संख्या कम हो जाती है और औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है। तो जब यहाँ पे अब श्रमिक की संख्या बढ़ जाएगी, यहाँ पे जब उद्योग में श्रम शक्ति बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कि तकनीकी विकास में निहित होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, ऑफलाइन देखते हैं, लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अगला प्रश्न है कि तकनीकी विकास में निहित होता है। अगर जो आपके देश में टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए, अगर जो आपके देश में तकनीक का विकास हो जाए, तकनीक विकास होता है तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है या उसका क्या क्या परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, तकनीकी विकास अगर जो आपके राष्ट्र में होता है, श्रम की जगह पे आप तकनीकी का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि निवेश की दी हुई मात्रा से अधिक मात्रा में उत्पादन होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर जो आपको खेत जोतना है तो खेत जोतेंगे, अगर जो बैल का प्रयोग करके जोतेंगे या अगर जो खुद से फावड़ा लेकर के जोतेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत समय लगेगा और इसमें बहुत समय लगेगा और कार्य कुशलता भी उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर जो आप ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे हैं तो निवेश की दी हुई मात्रा से अधिक मात्रा में क्या होने लगेगा, उत्पादन होने लगेगा। देयर इज नो डाउट। उसके बाद राष्ट्र के उत्पादन साधनों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादकता में वृद्धि होगी। कम निवेश करना होगा आपको, कम निवेश करके आप अधिक उत्पादन की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो आसान सी बात है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बात समझनी चाहिए कि जो श्रम होता है ना और जो तकनीकी होता है उसमें बहुत अंतर होता है। ठीक है, श्रम व टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर होता है। जैसे हम ये कहें कि आपके पास 5 एकड़ की भूमि है। अब उस 5 एकड़ की भूमि पे अगर जो आप बैल से खेती करेंगे या आप खुद से उसको जोतने का कार्य करेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर जो आपके पास टेक्नोलॉजी है तो कुछ मिनट में 5 एकड़ कुछ मिनट में आप क्या करेंगे, 5 एकड़ की जुताई कर देंगे।
तो ऐसी स्थिति में जब तकनीकी का विकास होता है तो उत्पादन में वृद्धि होता है, उत्पादकता में वृद्धि होता है, कम निवेश पे उत्पादन में ज्यादा वृद्धि होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, संतुलित विकास का अर्थ क्या है? अब ये देखिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे प्रश्न बच्चे इस प्रश्न को गलत भी करते हैं। संतुलित विकास की बात हो रही है ना? संतुलित विकास, तो दोस्तों दो बातें आपको याद रखनी है, एक क्या संतुलित विकास और दूसरा होता है असंतुलित विकास। असंतुलित विकास, ठीक है। तो असंतुलित विकास का क्या मतलब है? तो असंतुलित विकास की अवधारणा किसने दिया था? तो ये दिया था हर्ट्समैन ने, ठीक है, हर्ट्समैन ने। हर्ट्समैन का क्या कहना था? हर्ट्समैन का ये कहना था कि अर्थव्यवस्था में श्रम व पूंजी सीमित मात्रा में है। श्रम और पूंजी क्या है? सीमित मात्रा में है। श्रम व पूंजी क्या है? अर्थव्यवस्था में सीमित मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से श्रम व पूंजी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर जो समान रूप से लगाएंगे तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे होंगे जो ठीक तरीके से कार्य न करने की वजह से आपका लगाया हुआ श्रम और पूंजी, श्रम व पूंजी क्या हो जाएगा? श्रम व पूंजी व्यर्थ चला जाएगा। तो हर्ट्समैन ने कहा था कि देखिए, अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर हैं, जैसे मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र है, मान लीजिए कि औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, मान लीजिए कि सेवा क्षेत्र है, तो आप सभी में क्या करिए कि इस सीमित श्रम व पूंजी का उपयोग न करिए। अगर जो आपको ये लगता है कि उद्योग में श्रम और पूंजी का को लगा करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, तो आप उद्योग में श्रम व पूंजी को लगाइए और जब आपको लाभ मिलता है तब ये लाभ आप निवेश करिए कृषि सेक्टर में और सेवा सेक्टर में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये संतुलित विकास की बात कर रही है, तो कर रहा है, तो संतुलित विकास की बात किस अर्थशास्त्री के द्वारा की गई थी? तो ये रैगनर नर्स के द्वारा की गई थी, ठीक है, रैगनर नर्स के द्वारा। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए कृषि हो गया, श्रम हो गया, ठीक है, कृषि हो गया, श्रम हो गया और पूंजी हो गया, तो सभी क्षेत्रों में आप क्या करिए? समान रूप से निवेश कर दीजिए। तो संतुलित विकास का क्या मतलब हो गया? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, क्या आपकी बात सही है? तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में संगति रूप से क्या हो? वृद्धि हो। ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न बार बार घुमा करके अलग अलग तरीकों से दिया जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो असंतुलित विकास क्या होता है? तो असंतुलित विकास की बात हर्ट्समैन साहब करते हैं और हर्ट्समैन साहब ये कहते हैं कि चूंकि अर्थव्यवस्था में श्रम व पूंजी सीमित मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में अगर जो आपको ये लगता है कि किसी एक सेक्टर में इसका उपयोग करके लाभ को अधिकतम किया जाता है, तो एक ही सेक्टर में करिए, अलग बाकी के सेक्टर को छोड़ दीजिए। जैसे अगर जो आपको लगता है कि उद्योग में इस सीमित श्रम और पूंजी को लगा करके हम उद्योग का विकास कर सकते हैं, तो उद्योग में आप लगाइए, सेवा और कृषि क्षेत्र को छोड़ दीजिए। जब आप लाभ कमाएंगे तो फिर कृषि और सेवा क्षेत्र में ये निवेश को आप क्या कर दीजिएगा? बढ़ा दीजिएगा। ये बात हर्ट्समैन साहब का कहना था असंतुलित विकास के अंतर्गत। और संतुलित विकास अर्थात इस प्रश्न की बात करें तो रैगनर नर्स साहब ने और रोजेस्टीन रोडान बहुत सारे अर्थशास्त्री से संबंधित है, इन्होंने कहा कि नहीं भैया, आपके पास जो सीमित मात्रा में श्रम और पूंजी है उसे आप अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से लगाइए। अगला, कि प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा सा प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो ये तो इजी सी बात है, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। क्या उत्तर आ रहा है? और कौन सी आयोग गठित की गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत के लिए? किस आयोग का गठन किया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए, किस आयोग का गठन किया गया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं।
तो अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 1975, 2 अक्टूबर 1975, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि जो दूर दराज, ठीक है, दूर दराज ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनको क्या किया जाए? ग्रामीण इलाके हैं, उनको क्या किया जाए? उनको बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाए, ताकि वो ठीक तरीके से ग्रामीण बैंकों से ऋण ले सके और वो अपनी अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग करके उत्पादकता को अधिकतम कर सके, वो कृषि में यांत्रिकरण ला पाए, वो अच्छे से सिंचाई सुविधा, उनको अच्छी तरीके से सिंचाई सुविधा समय पे मिल पाए। तो इसी के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि बैंक दर क्या होता है? अब ये तो अच्छा सा प्रश्न है, लेकिन बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे मैं 4 बातें आपको बार बार बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिर भी गलत करते हैं। बैंक दर क्या होता है? तो देखिए, ये रहा आरबीआई अर्थात ये रहा आरबीआई अर्थात देश का केंद्रीय बैंक। ये रहा आपका वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक जिससे हम लोग लेन देन करते हैं, ठीक है। और ये रहे जनता अर्थात हम लोग, ये हम लोग हैं, ठीक है। तो देखिए, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देती है, तो जो दर वसूल करती है उसे बैंक दर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। और जब आप और हम वाणिज्यिक बैंकों से लेन देन करते हैं, तो वो जो दर वसूल करता है, वाणिज्यिक बैंक करता है, उसे ब्याज दर कहते हैं, ठीक है। उसे ब्याज दर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब एक बात और समझ लीजिएगा कि अगर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दे रही है, अल्पकाल के लिए ऋण दे रही है, तो अगर जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दे रही है, तो उस पे जो दर वसूल करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे रेपो रेट। उसे हम क्या बोलेंगे? रेपो रेट बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है, रेपो रेट। उसके बाद अगर जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देगा, किसके लिए? अल्पकाल के लिए। अगर जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देगा अल्पकाल के लिए, ये अल्पकाल के लिए अगर जो ऋण देगा, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? ये रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो आसान है कि नहीं है? देखिए कितना अच्छा है, आपको पता चल गया कि बैंक दर क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। आपको इतनी सारी चीजें पता चली कि नहीं चली? चली ना। तो देखिए क्या उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौतियां करता है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। तो इजी सी बात है, आप समझ लीजिए कि बैंक दर क्या होता है। तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, तो उस पे जो दर लगाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। यहाँ पे अल्पकाल की बात नहीं होती है, बैंक दर के अंतर्गत अल्पकाल की बात नहीं होगी। जब अल्पकाल की बात होगी तो वो फिर रेपो रेट हो जाएगा। और अगर जो वाणिज्यिक बैंक जनता को से लेन देन करता है, तो वो क्या लगाता है? वो लगाता है ब्याज दर। वहीं अगर जो हम लोग रेपो रेट की बात करें, तो जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण दे रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे, उस ऋण दे रही है तो उस पर जो दर लगेगा उसे रेपो रेट कहा जाएगा। और जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देगा अल्पकाल के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलेंगे। तो 4 बातें आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। अगला प्रश्न कि बैंक के तरल अनुपात कोष में वृद्धि होने पर क्या होगा? बैंक की तरलता अनुपात कोष में अगर जो वृद्धि होती है, तो उससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा, बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लास में आप लोगों की एप्लीकेशन पे लेता हूँ, एक रणनीति के माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। कंप्लीट मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। जब तक आप एक सिस्टमेटिक वे से आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक बहुत सारा कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान रहेगा। क्योंकि अगर जो आपने आरबीआई की कार्यप्रणाली को एक बार ठीक तरीके से समझ लिया,
तो आपको ये सारे प्रश्न बच्चों वाले लगेंगे। जो पुराने वाले स्टूडेंट हैं, जो लगातार हमसे पढ़ रहे हैं, वो कह रहे होंगे कि सर जी बच्चों वाला प्रश्न है। बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? ये बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं? छोटा सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो चलिए बताइए, बैंक के तरल अनुपात में वृद्धि होने पे क्या होगा? तो अगर जो ये समझ लीजिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात की बात करते हैं ना, तो अगर जो बैंक के तरलता अनुपात में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब कि पैसा मुद्रा किसके पास चला जा रहा है? आरबीआई के पास चला जा रहा है। और जब आरबीआई के पास चला जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में कौन सा उपाय सहायक होता है? अब ये देखिए कितना अच्छी सी बात है, कितनी छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। जो लोग पढ़ रहे हैं लगातार उनके लिए बच्चों वाला है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत कठिन है। तो अब देखिए मुद्रास्फीति होता क्या है, ठीक है? तो मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, जिसे हम और आप महंगाई बोलते हैं, ठीक है? मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? महंगाई, जिसे हम और आप क्या बोलते हैं? महंगाई बोलते हैं। तो इकोनॉमिक्स की भाषा में जिसे आप मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसे ही हम लोग आम बोलचाल भाषा में महंगाई बोलते हैं। और कब महंगाई कहते हैं कि यार बहुत अर्थव्यवस्था में महंगाई आ गई है? तो महंगाई तभी तो कहते हैं जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, ठीक है? वस्तु की कीमतों में जब वृद्धि हो जाती है तो उसी को तो हम कहते हैं कि महंगाई आ गई है। अब महंगाई आने के कई सारे कारण होते हैं, मुद्रास्फीति आने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ा और सबसे प्रमुख कारण होता है वो ये होता है कि मान लीजिए कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि भारत जापान से 50,000 करोड़ रुपया ऋण ले रहा है। तो अगर जो भारत ऋण ले रहा है तो वो पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में ही तो डाला जाएगा। किसी एक व्यक्ति के पास अगर जो वो सारा पैसा चला भी गया तो वो व्यक्ति अपने जेब में थोड़ी रखेगा, वो कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा, कुछ श्रमिकों को देगा, वो पूरी अर्थव्यवस्था में पैसा चला जाएगा। तो जब अर्थव्यवस्था में पैसा सबके पास चला जाएगा तो इसका मतलब कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ जाएगी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि आज हम बहुत पैसा कमाए हैं तो चलिए घर पे कुछ बढ़िया खाने के लिए लेकर के चलते हैं, ठीक है? तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। अगर जो आपकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, इसका सीधा सीधी मतलब क्या है कि वस्तुओं की मांग में आप वृद्धि कर रहे हैं। तो मांग में तो वृद्धि कोई भी कर सकता है, मांग में वृद्धि कोई भी कर सकता है। हम और आप सैकड़ों वस्तुओं की मांग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन क्या किसी एक वस्तु का उत्पादन करते हैं अर्थात पूर्ति करते हैं? तो नहीं करते हैं। तो अगर जो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग बहुत तेजी से ऊपर जा रही है और उसकी पूर्ति कम है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की कीमत में क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। उस वस्तु की कीमत में वृद्धि आ जाएगी, और जब कीमत में वृद्धि आ जाएगी तो आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो अब चलिए हम मुद्रास्फीति में को कैसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है? मुद्रास्फीति में कैसे सुधार किया जा सकता है? क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ठीक। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड। और जो लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, कृपया करके आपने जहाँ पे कोर्स परचेज किया है एप्लीकेशन पे, आप स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। अभी मैं आपका कॉल कैसे रिसीव कर पाऊंगा, ठीक है? तो देखिए आराम से करिए। बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई? ठीक। तो देखिए बैंक दर में कटौती की जाएगी ना, इतने सारे लोग क्यों बी बोल रहे हैं भाई? अगर जो मुद्रास्फीति आ रही है इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है तभी तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है, तभी तो आपके पास पैसा ज्यादा हुआ है। एक जमाना हुआ करता था कि जब आप रिक्शा से जाते थे तो 5 रुपया आप रिक्शे वाले को देते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि अब अगर जो आप ई रिक्शे से जा रहे हैं या रिक्शे से जा रहे हैं तो 5 रुपये आपसे कोई किराया ही नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि भाई मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, ई रिक्शे वाले के पास भी पैसा आ गया है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में अब देखिए जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो क्रय शक्ति बढ़ जाता है, क्रय शक्ति बढ़ जाता है तो मांग बढ़ जाता है, मांग बढ़ता है, और मांग के तदनुरूप पूर्ति में वृद्धि नहीं होती है तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई आ जाती है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो हमें मेजर रूप से क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए
कि किस तरीके से मुद्रास्फीति पे नियंत्रण कर सकते हैं, तो हमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कम करना चाहिए। मुद्रा की पूर्ति को कम करेंगे तभी जाकर के क्या होगा, तभी जाकर के मांग में कमी आएगी, और जब मांग में कमी आएगी तो मांग व पूर्ति जब संतुलित वे में हो जाएगा तो वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई महंगाई खत्म हो गई, अर्थात मुद्रास्फीति खत्म हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बैंक दर में कटौती करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बैंक दर में कटौती करना चाहिए और खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय करना चाहिए जो आरबीआई करता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, उपरोक्त ए और सी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात हमें कैसे भी करके क्या करना चाहिए, मुद्रा की पूर्ति को कम करना चाहिए अर्थव्यवस्था में। अगला नाइट साहब की बात आ रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सी बोल रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ क्या हुआ, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ बैंक दर में कटौती, सॉरी थोड़ा सा रुक जाइए। बैंक दर में अगर जो कटौती होगी तब तो भाई जाहिर सी बात है कि बैंक दर में अगर जो कटौती होगी तो लोगों को ऋण भी सस्ता मिलेगा ना, तो इससे तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो ये मुद्रा पूर्ति में जब वृद्धि होगी तो इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे होगा, इससे तो और अनियंत्रित हो जाएगा। तो ये तो यार ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अपने कंसंट्रेशन की वजह से चीज़ों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधार कर दे रहा हूँ। और खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय कौन करेगा, आरबीआई करेगा। तो जब प्रतिभूतियों का क्रय होगा तो इसका मतलब क्या होता है कि आरबीआई क्रय कर रहा है, तो क्रय कर रहा है तो पैसा रिलीज कर रहा है, तो पैसा अर्थव्यवस्था में रिलीज कर रहा है, तो इससे भी तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। सॉरी ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, जितने लोग भी बी कर रहे थे आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये ए और सी दोनों ऑप्शन अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि अब बैंक दर में कटौती अगर जो हो जाएगी तो बैंक दर में कटौती होगी तो ब्याज दर भी कम हो जाएगा, और ब्याज दर कम हो जाएगा तो ऋण आप ज्यादा ले पाएंगे, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। और जब खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय आरबीआई करेगा, तो प्रतिभूतियों का जब वो क्रय करेगा तो इससे जिससे वो प्रतिभूति खरीद रहा है उसे मुद्रा ही तो देगा ना, तो जब मुद्रा देगा तो उसके पास मुद्रा जाएगा, तो वो मुद्रा क्या होगा, अर्थव्यवस्था में सर्कुलेट हो जाएगा, तो ये भी पूर्ति बढ़ाएगा। ठीक है, विक्रय होना चाहिए, अगर जो विक्रय रहता तब हम कर सकते, तो ऑप्शन नंबर बी केवल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी बच्चों वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो आप भी क्या करिएगा कि इस बच्चों वाले प्रश्न को थोड़ा आराम से पेपर में देख करके करिएगा। अगला प्रश्न कि नाइट के अनुसार लाभ क्या है। अगर जो आप प्रोफेसर नाइट साहब को पढ़े हैं तो उन्होंने क्या बोला था, प्रोफेसर नाइट को आपने पढ़ा था तो क्या बोला था, ठीक है, तो प्रोफेसर नाइट साहब ने ये कहा था कि एक व्यक्ति, अगर जो मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं कि यार किसी वस्तु का हम उत्पादन करके अर्थव्यवस्था में बेचें, ठीक है, तो आपने ये सोचा कि चलो 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लग रहा है और 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके किसी वस्तु को हम अपने देश में बेचेंगे। तो आप कहीं ना कहीं अनसर्टेन होते हैं कि जो आपने 1,00,000 रुपए लगाया है ये भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो जाए, तो आप जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता वहन करते हैं, क्योंकि भविष्य में आपको लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो जोखिम और अनिश्चितता आप वहन करते हैं, और जोखिम अनिश्चितता वहन करने के बावजूद भी आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, और जब आप इसे मार्केट में बेचते हैं
तो उससे जो लाभ आपको होता है वही क्या होता है, वो आपका पुरस्कार होता है, अर्थात लाभ जोखिम तथा अनिश्चितता वहन करने का पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक हैं। स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक कौन है? अब देखिए, स्वतंत्र व्यापार का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र व्यापार का मतलब ये होता है कि भैया आपके देश में हम जाकर के अपने वस्तुओं को बेचेंगे और आप हमारे देश में आकर के अपने वस्तुओं को बेचिए, अर्थात हम लोग बिना किसी हस्तक्षेप के हम निर्यात करेंगे और आयात करेंगे। निर्यात का मतलब क्या होता है? निर्यात का मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित हो रही हैं और उसे आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ले जाकर के बेच रहे हैं, उसे निर्यात कहते हैं। जैसे हम लोग आभूषण का निर्यात करते हैं, ये बात पता है कि नहीं पता है? हम लोग आभूषण का भी निर्यात करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट का निर्यात करते हैं। और आयात का मतलब क्या होता है? आयात का मतलब ये होता है कि ऐसी वस्तुएं जो किसी दूसरे देश में उत्पादित हो रही हैं और आपके देश में आकर के बिक रही हैं, जैसे कि पेट्रोल का हम लोग आयात करते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं ना। तो स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो सभी थे, ठीक है। डेविड रिकार्डो साहब भी कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, जेएस मिल साहब भी कहते हैं, एडम स्मिथ साहब भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी। और स्वतंत्र व्यापार का मतलब ये होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात करता है तो सरकार कोई भी प्रशुल्क नहीं लगाती है, ठीक है। प्रशुल्क क्या होता है कि आयातित निर्यातित वस्तुओं पे जो टैक्स लगता है उसे ही प्रशुल्क बोलते हैं। कोई भी कोटा या अभ्यंश निर्धारित नहीं किया जाता है, ठीक है। कोटा या अभ्यंश, कोटा या अभ्यंश का मतलब क्या होता है कि देखिए, हमने ये कह दिया, चाइना से हमने कह दिया कि भैया 5,000 करोड़ रुपए की ही वस्तु हम आयात करेंगे, उससे ज्यादा की आयात नहीं करेंगे। मतलब एक स्पेसिफिक वस्तुओं की संख्या या एक स्पेसिफिक हमने वस्तुओं के मूल्य को निर्धारित कर दिया, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कि बाजार की शर्तें उस देश के पक्ष में होगी जिसकी निर्यात एवं आयात की मांग लोच होगी। खूबसूरत सा प्रश्न है। टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आप एक मोर का ऑप्शन पाएंगे, उस पर क्लिक करिए। वहां पे व्हाट्सएप का भी लिंक है, टेलीग्राम का भी लिंक है, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि बाजार की शर्तें। अब यहाँ पे आपको किसकी याद आनी चाहिए? याद है कि भूल गए? किसकी याद आनी चाहिए आपको? मार्शल और लर्नर की शर्त याद आनी चाहिए। आपको किसकी याद आनी चाहिए? मार्शल और लर्नर की, ठीक है। सॉरी, मार्शल और एजवर्थ, ठीक है। लर्नर भी हैं, ठीक है, तीनों लोग हैं। मार्शल और लर्नर ही मुख्य हैं इसमें, मार्शल और लर्नर ही मुख्य है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था भाई? इन्होंने क्या बोला था? तो इन्होंने बोला था कि देखिए भैया, 3 कंडीशन होती है। क्या होती है? 3 कंडीशन। थोड़ा आराम से बताइएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर, उन्होंने 3 कंडीशन बताया था। पहली कंडीशन EX प्लस EM जब क्या होगा? EX प्लस EM जब लेस देन होगा 1 के, तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्त क्या होगी? उस देश के प्रतिकूल होगी, अर्थात अच्छी नहीं होगी। प्रतिकूल होगी अर्थात अच्छी नहीं हुई होगी। EX प्लस EM क्या है? तो EX निर्यात को इंडिकेट करता है और EM आयात को इंडिकेट करता है। तो बाजार की शर्तें उस बाजार की शर्तें उस देश के पक्ष में होगी। तो ये पक्ष की बात कर रहा है, तो ये तो प्रतिकूल है, तो ये तो होगा नहीं, ये पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बात करते हैं कि EX प्लस EM जो बराबर होगा वो 1 के होगा, तो ऐसी स्थिति में स्थिर व्यापार की शर्त विद्यमान होगी, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जो तीसरा कंडीशन बताया था वो बताया था EX प्लस EM क्या होगा? ग्रेटर देन 1 के होगा। तो ये क्या होगा? ये अनुकूल व्यापार की शर्त होगी, अनुकूल व्यापार की शर्त होगी, अनुकूल व्यापार की शर्त। तो यहाँ पे पक्ष की ही बात कर रहा है ना, इसका मतलब कि क्या होगा? ये इकाई से अधिक होगा, ठीक है। अर्थात ये वाली कंडीशन होगी कि
ई एक्स प्लस ई एम ग्रेटर देन होगा 1 के। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए यार आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, अगर जो नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। अगला, किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जबकि उसके व्यापार संतुलन कब प्रतिकूल होता है। ठीक है, अगर जो किसी भी देश के व्यापार शर्त की अगर जो हम बात करें कि अगर जो कोई देश किसी दूसरे देश से व्यापार कर रहा है तो 3 प्रकार की शर्त उसके सामने हो सकती है। पहला क्या हो सकता है कि वो जितना निर्यात कर रहा है उससे कम वो आयात करे, जितना निर्यात कर रहा है उससे कम वो क्या करे, आयात करे। ठीक है, तो जब निर्यात वो ज्यादा करेगा, आयात कम करेगा, तो उसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ज्यादा होगी और आयात से विदेशी मुद्रा का त्याग कम होगा। तो ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्त उस देश के क्या होगा, पक्ष में होगा, उस पक्ष में होगा, उस देश के लिए अच्छा होगा व्यापार। दूसरा क्या होता है कि अगर जो उस देश का निर्यात और आयात दोनों बराबर है, निर्यात आयात मतलब कीमत भी समझिएगा, इसमें क्या होता है, इसमें स्थिर होता है। ठीक है, स्थिर अवस्था की स्थिति होती है, इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं कि व्यापार की शर्त अनुकूल है कि प्रतिकूल है। लेकिन अगर जो आप मान लीजिए कि अगर जो कोई देश निर्यात कम कर रहा है, ठीक है, तो निर्यात से उसे कम लाभ मिल रहा है और आयात वो ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में निर्यात वो कम कर रहा है, आयात वो ज्यादा कर रहा है, तो क्या होगा, ये होगा प्रतिकूल व्यापार की शर्त, प्रतिकूल व्यापार की शर्त, प्रतिकूल व्यापार की शर्त होगी। ठीक है, तो अब बताइए क्या उत्तर आ रहा है। तो किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल अर्थात ये तीसरा कंडीशन में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो निर्यात क्या बोल रहे हैं, निर्यातों से आयात क्या होंगे, अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर बी यही तो है। अब ये अगर जो आप तीनों कंडीशन याद रख रहे हैं तो अक्सर एक क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन आता है। तो अगर जो कोई देश निर्यात ज्यादा कर रहा है, आयात कम कर रहा है, तो व्यापार की शर्त उस देश के पक्ष में होगी, जाहिर सी बात है कि पक्ष में होगी। अगर जो निर्यात और आयात बराबर है तो व्यापार की शर्त स्थिर होगी, और अगर जो निर्यात कम कर रहा है, आयात ज्यादा कर रहा है, तो प्रतिकूल व्यापार होगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आज निर्यात का मतलब क्या होता है, निर्यात का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जो आपके देश में निर्मित होती हैं और दूसरे देश में जाकर के बिकती हैं, और आयात का मतलब कि ऐसी वस्तुएं जो दूसरे देश में निर्मित होती हैं और आपके देश में आकर के बिकती हैं। ठीक है, अगला, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, बताइए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या हुआ, कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, कि भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या किया जाता है। भुगतान असंतुलन की समस्या कब विद्यमान होती है, कमेंट करके बताएंगे। भुगतान असंतुलन की समस्या कब क्रिएट होती है, तो भुगतान असंतुलन की समस्या कब क्रिएट होती है। भुगतान संतुलन क्या होता है, तो भुगतान संतुलन का मतलब होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक देश के द्वारा विश्व के अन्य सभी देशों के साथ जो लेन देन होते हैं उसी के वार्षिक वित्तीय विवरण को ही भुगतान संतुलन कहा जाता है। ठीक है, और ये अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर जो आपकी अर्थव्यवस्था में भुगतान असंतुलन की स्थिति क्रिएट हो गई है तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो भुगतान असंतुलन की स्थिति कब क्रिएट होगी, जब आप निर्यात कम करेंगे। ठीक है, निर्यात अगर जो आप कम करेंगे और आयात आप ज्यादा करेंगे, अर्थात विदेशी वस्तुओं पे आप ज्यादा डिपेंड होंगे, तो भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप आयात ज्यादा कर रहे हैं तो आपको विदेशी मुद्रा का त्याग ज्यादा करना पड़ रहा है, और ये जो लाभ मिलेगा वो दूसरे देश में चला जाएगा। और निर्यात कम आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इससे आपको विदेशी मुद्रा कम प्राप्त हो रहा है। तो अगर जो भुगतान असंतुलन की बात किया जाए तो भुगतान असंतुलन की अवस्था तो यही होती है ना। अब इस भुगतान असंतुलन की अवस्था को दूर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में आपको वृद्धि करना होगा ताकि आप निर्यात को बढ़ा सकें, और जब आप उत्पादन में वृद्धि करेंगे निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो जब आपकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उस देश के राष्ट्रीय आय में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने वाली है। सो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आएगा ना। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात ये बस ये पूछना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं पता है कि उत्पादन बढ़ाने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो बस अगर जो आपको इतना पता है तो आप आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगला, कि श्रम विभाजन के आधार पे एक देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें उसकी उत्पादन लागत हो। कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको पता है कौन याद आ जाने चाहिए, अब यहाँ पे आपको याद आ जाने चाहिए एडम स्मिथ, आपको याद आने चाहिए, आपको डेविड रिकार्डो भी याद आ जाने चाहिए। ठीक है, आप अगर जो नहीं एडम स्मिथ नहीं डेविड रिकार्डो याद आ रहे हैं, तो आप अगर जो आपको हेक्सर ओहलिन की भी थियरी याद आ रही है, तो भी इस प्रश्न को बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए, अगर जो हम डेविड रिकार्डो की बात करें, एडम स्मिथ की बात करें, तो उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने कहा कि देखिए भैया, अगर जो कोई देश है, जैसे मान लीजिए कि भारत है, ठीक है, भारत है, तो भारत के पास श्रम ज्यादा है, भारत के पास अगर जो श्रम ज्यादा है और पूंजी कम है, तो ऐसी स्थिति में भारत को श्रम प्रधान वस्तुओं का श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और इन वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादन करके निर्यात करना चाहिए, तभी जाकर के ये क्या करेगा, अधिकतम लाभ कमा पाएगा। ठीक है, तो देखिए, श्रम विभाजन के आधार पर एक देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसकी उत्पादन लागत क्या हो, न्यूनतम हो। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात अब देखिए, यहाँ पे वही मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए। अगर जो आपने हेक्सर ओहलिन को भी पढ़ा होगा, तो हेक्सर ओहलिन ने कहा था ना कि उत्पादन के दो साधन है, एक श्रम है, दूसरा पूंजी है। तो अगर जो दो देश है, तो जिस देश में श्रम ज्यादा मात्रा में मौजूद है, वो श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करके उसका निर्यात करें, और जिस देश में पूंजी ज्यादा मात्रा में विद्यमान है, वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचे। ये बात हेक्सर ओहलिन ने कहा था। उसी के बाद इनकी बात का खंडन कर दिया किसने, लियोनतीफ साहब ने। जब लियोनतीफ आए तो कहे कि भाई, अमेरिका तो पूंजी प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात कर रहा है। इसी को पूछा जाता है कि ये बताइए कि हेक्सर ओहलिन का अनुभाविक परीक्षण किसने किया था, लियोनतीफ ने किया था। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, और घूमेगी तभी जब आप कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से पढ़ेंगे, है ना। आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे जुड़िए, वहां पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। उसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे, बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। कंप्लीट आपको मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, खुद की हैंडराइटिंग का मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, सिंपल सटीक भाषा में मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ। एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करिए। आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, सप्ताह में 1 या 2 टेस्ट आप दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट भी मैं करा रहा हूँ। सब कुछ कवर कराना मेरी जिम्मेदारी है, अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स आपको एक बार फीस सबमिट करने की जरूरत होगी, उसके बाद आपको कभी भी फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आएगा भाई। व्यापार की शर्त को निम्न प्रकार बताया जाता है। अब देखिए, एग्जाम में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे ऑप्शन एक ही तरीके के दिए गए हैं। लेकिन अगर जो आप ठीक तरीके से पढ़े हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप समझ पाएंगे कि व्यापार की शर्त इज इक्वल टू निर्यात का मूल्य अपन आयात का मूल्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, निर्यात ऊपर होता है और आयात क्या होता है, नीचे होता है। निर्यात ऊपर होता है, आयात नीचे होता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुकूलतम टैरिफ क्या होता है? अनुकूलतम टैरिफ अर्थात अनुकूलतम प्रशुल्क क्या होता है? क्या क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है,
चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अगर जो पूरे कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आना चाहिए, टी एफ इज इक्वल टू 1/E-1, आपको याद आना चाहिए। अब बता दीजिए, अनुकूलतम प्रशुल्क की बात कौन करता है? कोई बताएगा बहादुर? कोई बहादुर छात्र बताएगा कि किस अर्थशास्त्री ने अनुकूलतम प्रशुल्क की अर्थात अनुकूलतम टैरिफ की बात की थी? कोई बताएगा? बता देते तो मुझे मजा आ जाता। आप बताएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। किंडल वर्गर, किंडल वर्गर साहब। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुकूलतम टैरिफ की जो बात करते हैं वो कौन करते हैं? किंडल वर्गर साहब कहते हैं। और इनका कहना ये है कि अनुकूलतम प्रशुल्क ऐसा प्रशुल्क होता है जो देश के कल्याण में वृद्धि करता है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी वस्तुएं हैं, जैसे पेट्रोल है, ठीक है, जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे खुद के देश में नहीं होती, जैसे टेक्नोलॉजी, तो भैया उसकी हमें जरूरत है ना। अब सरकार उन वस्तुओं पे भी प्रशुल्क लगाने लगे तो वो वस्तुएं हमारी अर्थव्यवस्था में महंगी हो जाएंगी। तो सरकार ऐसी स्थिति में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पे कम से कम टैक्स लगाती है और इसी को ही अनुकूलतम प्रशुल्क बोला जाता है, जो देश के कल्याण को अधिकतम करता है। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी संस्था सर्वाधिक सुलभ कर्ज प्रदान करती है? एक बार नहीं, अगर जो आप 10 साल का पेपर उठाएंगे तो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि विश्व की सुलभ ऋण खिड़की जो है वो IDA है। तो IDA का फुल फॉर्म क्या है? IDA की स्थापना कब हुई थी? अगर जो आपसे कोई पूछे कि IDA की स्थापना कब हुई थी, तो IDA की स्थापना कब हुई? आपसे अगर जो कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि सर जी 24 सितंबर 1960 में IDA की स्थापना हुई थी। और IDA की स्थापना होने के पीछे उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसकी स्थापना क्यों किया गया? तो इसका स्थापना इसलिए किया गया कि जो अल्प विकसित देश हैं, अल्प विकसित या विकासशील देश, अल्प विकसित या विकासशील देश जो हैं, विकासशील, अल्प विकसित या विकासशील देशों को सस्ते ब्याज या ना के बराबर ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है। तो जो IDA है इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी। और अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को विश्व की सुलभ ऋण खिड़की बोलते हैं या सॉफ्ट विंडो लोन भी बोलते हैं। तो बार बार पूछा जाता है कि विश्व की सुलभ ऋण खिड़की किसे बोला जाता है या सॉफ्ट विंडो लोन किसे बोला जाता है? तो वो अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी को बोला जाता है, अर्थात IDA को बोला जाता है। और IDA की जो स्थापना होती है 24 सितंबर 1960 में होती है। और इसका स्थापना क्यों किया गया कि जो अल्प विकसित देश हैं या जो विकासशील देश हैं उनको सस्ते दर पे या ना के बराबर ब्याज दर पे ऋण दिया जाए, ताकि उनके पास पैसा हो सके, और जब पैसा होगा तो वो क्या करेंगे? अपने देश का विकास कर पाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। कठिन प्रश्न बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन आसान प्रश्न भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। अब देखिए, इसमें अप्रैल, मई, जून और मार्च 1948 दे दिया गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखिए, अगर जो आप वाकई में सफलता चाहते हैं ना, तो आपको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बस रट लेते हैं कि भारत में मिश्रित प्रणाली की अवधारणा 1948 में आती है और औद्योगिक नीति की भी शुरुआत 1948 में ही होती है।
लेकिन यार एटलीस्ट महीना तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। उस समय भारत के केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे, कोई कमेंट करके बताएगा। उस समय भारत के केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे? 6 अप्रैल 1948, ठीक है। तो भारत की जो पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई थी वो अपनाई गई थी 6 अप्रैल 1948, और उस समय जो केंद्रीय उद्योग मंत्री थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बिल्कुल ठीक है। ये पूछा जाता है, एक बार पूछा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी औद्योगिक नीति के तहत भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनाया गया। इसी में कहा गया कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है या भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली को किस वर्ष में अपनाया गया? तो वो 1948 में ही अपनाया गया। मिश्रित प्रणाली का मतलब क्या होता है कि जहां पे सार्वजनिक मतलब सरकार, जहां पे सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सरकार के हाथ में होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन की बात करें तो ये सरकार के हाथ में है, डाक की बात करें तो ये सरकार के हाथ में है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ सार्वजनिक और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। निजी क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे मोबाइल है तो मोबाइल निजी कंपनियां बना रही है ना, सरकार थोड़ी बना रही है। मोबाइल में इंटरनेट कौन दे रहा है? निजी कंपनियां दे रही है ना। तो आपकी अर्थव्यवस्था में जब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं तो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत में कब विकसित हुई है? तो 1948 में विकसित हो जाती है। और भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में आई थी, और उस समय भारत के केंद्रीय उद्योग मंत्री जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लीड बैंक योजना, और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक, आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे टर्म होते हैं उसको मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। और क्या उत्तर आ रहा है भाई? लीड बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, लीड बैंक योजना जो है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत जब इस योजना की शुरुआत किया गया तो प्रत्येक जिले में, ठीक है, प्रत्येक जिले में एक बैंक खोला गया, प्रत्येक जिले में एक बैंक खोला गया। और इस बैंक का कार्य जो था वो क्या था? इस बैंक का कार्य ये था कि वो इस बात की निगरानी करे कि किसानों को ठीक तरीके से ऋण मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लीड बैंक योजना की जो शुरुआत होती है उसके तहत क्या उद्देश्य सरकार का था? तो सरकार का उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले में एक बैंक खोला जाए, और ये एक बैंक इस बात की देखरेख करेगा कि किसानों को ठीक तरीके से संस्थाएं ऋण प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि जिले में अग्रणीय बैंक द्वारा साख नीतियों का नियोजन और नियमन करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि तृतीय योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कई बार ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, आप देखिए आपके सामने पंचवर्षीय योजना का प्रश्न आ गया, तो अब आपको बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या रिवाइज होना चाहिए कि सर जी प्रश्न पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो हैरल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। इसी के बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आ जाता है। तो एक योजना अवकाश 3 वर्ष का कब से कब तक होता है? 1966 से लेकर के 1969 तक होता है। और एक योजना अवकाश और आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना के ठीक पहले 1990 से, एक क्या आता है 1966 से लेकर के
1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, यहाँ पे 3 वार्षिक योजनाएं। और दूसरा भी आपको याद आना चाहिए, 1990 से लेकर के 1992 यहाँ पे कितनी वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी? तो 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर करिए। फिर आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना तो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। फिर आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना याद आना चाहिए, जिसके अंतर्गत इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। उसके बाद उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम की अवधारणा दी गई थी। फिर आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना याद आना चाहिए, जहाँ पे मानव विकास के बारे में बात किया गया था। उसके बाद आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास, और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास, जो 2012 से लेकर के 2017 तक चला था। ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? बी बोल रहे हैं कि युद्ध और सूखा। तो हमने किससे युद्ध और किससे हमने युद्ध लड़ा था और सूखा क्यों पड़ा था? तो देखिए, अब सूखा क्यों पड़ा था, ये तो पड़ा था भाई, बरसात नहीं हुई थी तो सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलती है, तो 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक ये चलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि 1962 में और 1965 में हम 2 युद्ध लड़ते हैं। एक युद्ध लड़ते हैं पाकिस्तान से और दूसरा युद्ध लड़ते हैं चीन से। तो इस वजह से दोस्तों हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उस समय क्या हुई थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक तरफ हमने चीन से युद्ध लड़ा, दूसरे तरफ हमने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, और उसके बाद मानसून भी हमारे पक्ष में नहीं था, अच्छी बरसात भी नहीं हुई थी, तो फसल क्या हो गया? ठीक नहीं हुआ। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था कौन सी है? मतलब कृषि सेक्टर में दीर्घकालीन ऋण कौन सी संस्था देती है? जैसे हम लोग नाबार्ड की बात करते हैं, तो नाबार्ड तो अल्पकालीन ऋण देती है ना। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है, शिवरामन कमेटी की अनुशंसा के आधार पे होती है, और ये अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करती है। अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा। एक होता है अल्पकालीन ऋण, बार बार ये पूछा जाता है, अब ये नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा। एक होता है अल्पकालीन ऋण, दूसरा क्या होता है? मध्यकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, तो अगर जो अल्पकालीन ऋण की बात करें ना, तो किसान बैंक में जाता है और कहता है कि देखिए हमें आप ऋण दीजिए कम से कम 1 साल के लिए। ठीक है, तो अल्पकालीन ऋण का मतलब ये होता है कि जो किसान बैंक के पास जा रहा है वो ये कह रहा है बैंक से कि हमको आप 1 साल के लिए ऋण दीजिए, क्योंकि हमको अपना अगला फसल बोना है, और अगले फसल को बोने के लिए हमको अच्छी क्वालिटी का बीज चाहिए, हमको बीज खरीदना है, हमको अच्छी सिंचाई सुविधा अपने खेत में उपलब्ध करानी है। तो इसके लिए वो क्या करता है? ऋण की डिमांड करता है अल्पकाल के लिए, अर्थात 12 महीने के लिए या उससे कम के लिए। ठीक है, 12 महीने या उससे कम के लिए। और उसमें वो ये कहता है कि एक बार जब हम अपने फसल का उत्पादन कर लेंगे, जैसे ही हमारी फसल कट जाएगी, वैसे ही जब हमें पैसा मिल जाएगा तो हम आपका ऋण ला करके वापस कर देंगे। तो अल्पकालीन ऋण का मतलब ये हुआ कि ऐसा ऋण, जो ऋण किसान बीज खरीदने के लिए, सिंचाई करने के लिए, अर्थात अपने आने वाली फसल को अच्छे तरीके से उत्पादित करने के लिए जब वो बैंक से ऋण लेता है और कहता है कि 12 महीने के अंदर अंदर हम ऋण लौटा देंगे, तो इसे अल्पकालीन ऋण कहा जाएगा। और नाबार्ड यही अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड करता है। मध्यकालीन ऋण का मतलब ये होता है कि किसान जब बैंक में जाता है तो कहता है कि भैया हमको कृषि में यांत्रिकरण लाना है। अब कृषि में यांत्रिकरण का मतलब क्या होता है कि जब मानव बल और पशु बल के बजाय आधुनिक उपकरणों से खेती होने लगे, तो उसे कृषि में यांत्रिकरण कहते हैं। जैसे कि आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले खेत की जुताई बैल के माध्यम से होती थी, खेत की सिंचाई कुएं के माध्यम से होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है? आधुनिक उपकरण जैसे ट्रैक्टर के माध्यम से खेत की जुताई हो रही है। तो अगर जो कोई किसान जाता है और कहता है कि हमको 5 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा के लिए ऋण दे दीजिए, और हम क्या करना चाहते हैं? पंपिंग सेट खरीदना चाहते हैं। ठीक है,
पंपिंग सेट खरीदना चाहते हैं, हम ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, तो भैया वो 1 साल के अंतर्गत पंपिंग सेट और ट्रैक्टर के बराबर मूल्य तो चुका नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहता है कि हम धीरे धीरे ही ऋण देंगे। और दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत इसमें क्या होता है कि दीर्घकालीन ऋण का मतलब होता है कि ऐसा ऋण जो 20 साल या उससे ज्यादा के लिए लिया जाए। इसके अंदर किसान क्या करता है, किसान ये कहता है कि ऐसा है कि हमारी भूमि बंजर है, इस भूमि को हम उपजाऊ बनाना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें ऋण दीजिए। या कोई भूमिहीन किसान भूमि खरीदना चाहता है तो वो कहता है कि हमको ऋण दीजिए और हम धीरे धीरे करके दीर्घकाल में ऋण वापस करेंगे, क्योंकि एक फसल से ये सारा पैसा नहीं लौटाया जा सकता है। तो अगर तो हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि भूमि विकास बैंक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण देने वाली जो संस्था है वो भूमि विकास बैंक है। अब इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, एक बार अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल लगेगा, छोटे छोटे बच्चों का खेल लगेगा, बशर्ते पढ़ेंगे तब। नहीं पढ़ेंगे, देखिए, या तो आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे रोज पढ़ लीजिए, या फिर आप फ्रस्ट्रेशन में रहिए कि यार पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये दो बातें, फ्रस्ट्रेशन जो होगा वो आपकी सोच को क्षति पहुंचाएगा, लेकिन अगर जो आप पढ़ेंगे ना और एक बार इकोनॉमिक्स को आप समझने लगे और इसको ठीक तरीके से आप मैनेज करने लगे तो इकोनॉमिक्स का आनंद आने लगेगा। और जब आप इकोनॉमिक्स का आनंद आने लगेगा ना तो आप एक अलग तरीके से, आपके अंदर ऊर्जा विकसित हो जाएगी, पढ़ने का भी मन करेगा, पढ़ाने का भी मन करेगा, काम करने को भी मन करेगा, लगेगा कि यार बिना पढ़े तो रहा ही नहीं जा सकता। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे बोलते हैं कि सर आपकी क्लास का जो इंतजार होता है वो हमें सुबह से ही होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास का इंतजार हमें सुबह से ही होता है। तो अब ऐसी स्थिति में हमारी भी मजबूरी बन जाती है, कभी कभी किसी कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ, उसके बावजूद भी कैसे भी करके मैनेज करके मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जो बच्चा सुबह से क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है मेरी क्लास को, उसको क्या हो, कुछ ना कुछ लाभ मिल जाए। तो बस आराम आराम से आप पढ़ते रहिए। आप एप्लीकेशन पे एक स्ट्रेटजी के तहत आपको सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं, ठीक तरीके से उसे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। आप 1.5 घंटे एप्लीकेशन, 1.5 घंटे यूट्यूब पे दीजिए। आप 3 घंटे, 3.5 घंटे भी अगर जो ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं तो आप 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपने आप को एक बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ स्थिति में पाएंगे, और उस स्थिति में पाएंगे जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते मेहनत से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, क्या उत्तर होगा कि जवाहर रोजगार योजना में सहायता का केंद्र राज्य सरकार अनुपात है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरुआत हुई थी भाई? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, कोई बताएगा? तो जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो जवाहर रोजगार योजना की जो शुरुआत होती है सर वो 1990 अर्थात 1989-90 का जो वित्तीय वर्ष था उसी में जो 1989-90 का जो वित्तीय वर्ष था उसी वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। और हाँ ठीक है। तो इस योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो सरकार का उद्देश्य ये था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके किस तरीके से देश में रोजगार को बढ़ाए या रोजगार के स्तर को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यही था दोस्तों, मतलब रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना। और अगर जो इसमें अनुपात की बात करें तो केंद्र सरकार इसमें 80% पैसा खर्च करेगी और राज्य सरकार इसमें 20% पैसा खर्च करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्पेशल 301 क्या है? अब आप चाहे कितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, कितनी भी सारी किताबें पढ़ लीजिए,
लेकिन अगर जो आप इस तरीके के प्रैक्टिस सेशन को नहीं देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे नहीं हो पाएंगे। सीधी सीधी बात है, नहीं हो पाएंगे। जो लोग पुराने होंगे उनको मैं प्रैक्टिस कराया होगा वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये है क्या। लेकिन ये एक बार नहीं, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितना एप्लीकेशन पे क्लास पढ़ना जरूरी है उतना ही यूट्यूब पे पढ़ना जरूरी है, या जितना यूट्यूब पे पढ़ना जरूरी है उतना ही एप्लीकेशन पे भी पढ़ना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। चलिए क्या उत्तर होगा? सी बोल रहे हैं, सबको पता है। ठीक है, तो देखिए अमेरिका जो है वो क्यों लोग कहते हैं कि सुपर पावर है, तो अमेरिका क्या करता है ना कि ये एक कानून है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं स्पेशल 301, ठीक है, स्पेशल 301, यह एक ऐसा कानून है जब यदि कोई विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, सॉरी, जब कोई विकासशील देश अमेरिका से व्यापार करता है, जैसे मान लीजिए कि कोई विकासशील देश है, जैसे भारत ही है विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश, कोई भारत एक विकासशील देश है ना, तो अगर जो कोई विकास, ठीक है, स्पेशल, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब देखिए स्पेशल 301 ये क्या है कि यदि कोई विकासशील देश अमेरिका से व्यापार करता है, अमेरिका से व्यापार करता है, और विकासशील देश जब अमेरिका से व्यापार करता है और इस व्यापार से अगर जो अमेरिका को मान लीजिए हानि हो जाता है, तो स्पेशल 301 के तहत अमेरिका इस विकासशील देश पे क्या कर देगा? कार्रवाई कर देगा। देख रहे हैं ना, अमेरिका को देख रहे हैं, अमेरिका कितना शोषण कर रहा है विकासशील देशों का। तो स्पेशल 301, अरे भाई व्यापार क्या होता है? जोखिम के अधीन होता है। तो अमेरिका ने एक स्पेशल 301 कानून बनाया है जिसके अंतर्गत अगर जो कोई विकासशील देश अमेरिका से व्यापार करता है और उस विकासशील देश को अगर जो स्पेशल 301 क्या बताता है कि अगर जो कोई विकासशील देश अमेरिका से व्यापार करता है और इस व्यापार के परिणाम स्वरूप अमेरिका को हानि होता है, तो अमेरिका इन देशों के विरुद्ध विशेष कार्रवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, राजस्व बजट घाटे का क्या तात्पर्य है? चलिए सभी लोग लाइक और शेयर तो कर दीजिए। राजकुमार प्रजापति जी, कांता प्रसाद जी, अरुधति देवी जी, नौसाद अली जी, फरीन फातिमा जी, राजेश कुमार सिंह जी, रितु चौहान जी, रत्नेश कुमार जी, ठीक है, अभी चौधरी जी, भगवंती जी, रितु चौहान जी, अरुधति देवी जी, राजन सिंह जी, अक्षय जी, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। अफजल हसन जी, चंद्रजीत यादव जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, अंगराज मिश्रा जी, नैना यादव जी, विकास कुमार मिश्रा जी, सदानंद मिश्रा जी, नवीता भट्ट जी, ज्योति चौरसिया जी, संध्या पांडे जी, पूनम गुप्ता जी, प्रभाकर जी, रंजीत कुमार जी, अभी चौधरी जी, फरीन फातिमा जी, सुमन शर्मा जी, ठीक है, दिनेश जी, कैलाश तोमर जी, सभी लोगों से निवेदन है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या क्यों कम है भाई? अजय जी, पुष्पा शर्मा जी, कृति जी, राजकुमार प्रजापति जी, सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? बच्चों वाला प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है कि नहीं है? कठिन है, कठिन है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, और कोई सी के अलावा? बच्चों वाली बात, थोड़ा भी इकोनॉमिक्स का ज्ञान है तो बच्चों वाली बात। राजस्व बजट घाटे का तात्पर्य क्या होता है कि राजस्व व्यय और राजस्व आय पर वृद्धि। मतलब देखिए सरकार आय कहां से प्राप्त करता है और व्यय कहां पे करता है। तो अगर जो सरकार की राजस्व आय और राजस्व, देखिए सरकार बजट घाटे का मतलब क्या होता है कि सरकार की आय कम है और सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा? राजस्व बजट घाटा होगा। सरकार आय कहां से अर्जित करता है? सरकार कर के माध्यम से आय अर्जित करता है,
या ऋण के माध्यम से आय अर्जित करता है। ऋण आंतरिक भी हो सकता है अर्थात देश के अंदर से भी हो सकता है, देश के बाहर से भी हो सकता है। और व्यय कहाँ पे करता है? कल्याणकारी योजनाओं पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे व्यय करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, शून्य शुद्ध विदेशी सहायता से क्या अभिप्राय है? ठीक है, ठीक है, कि शून्य शुद्ध विदेशी सहायता से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ठीक, चलिए क्या उत्तर आ रहा है? शून्य शुद्ध विदेशी सहायता से क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर, हाँ, आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है। अब भारत भी क्या है, स्वाभिमान के साथ अपने पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखा जाए तो अब बहुत ज़्यादा कोई भारत के ऊपर उतना ज़्यादा दबाव नहीं। लेकिन हाँ, अभी भी आप देखेंगे तो अन्य देशों की अपेक्षा टेक्नोलॉजी में भारत बहुत पीछे है, तकनीकी में भारत बहुत पीछे है। अगर जो आप चाइना को देखेंगे ना, तो अगर जो चाइना को आप कभी देखेंगे तो मतलब कभी आप थोड़ा, आप लोग इकोनॉमिक्स के छात्र हैं, आप लोग को ये देखना चाहिए, यूट्यूब में डाल दीजिए कि चाइना की वीडियोस को आप देखिए कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसे है, कल्चर कैसे है। तो आपको लगेगा कि यार स्वर्ग तो चाइना में ही है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी रूप से इतने ज़्यादा अपने आप को समृद्ध कर चुके हैं, टेक्नोलॉजी रूप से वो अपने आप को इतने ज़्यादा समृद्ध कर चुके हैं कि उनके देश की बात ही अलग। ठीक है, उनके उनके देश में जो टैक्सी चलती है, आप ई रिक्शे के लिए खड़ा होकर के इंतजार करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बिना ड्राइवर के बस चलता है, बिना ड्राइवर के बस चलता है भाई। एक बात समझ लीजिए, आप बस स्टैंड पे खड़े रहिए, बस आएगा, ऑटोमेटिक रुकेगा, उस बस में कोई भी ड्राइवर नहीं है, आपको बैठना है, आपको जाना है। आपको टैक्सी अगर जो चाहिए तो बिल्कुल ड्राइवर लेस टैक्सी आएगी। उनकी जो सड़क है, उनकी जो परिवहन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है ना। तो टेक्नोलॉजी में चीन हो गया, अमेरिका हो गया, भारत से बहुत आगे भारत। और देखिए, चीन जो है ना वो भारत से 100 साल आगे है, और पाकिस्तान जो है ना वो भारत से 100 साल पीछे है। ठीक है, चीन भारत से कम 100 साल आगे है। चीन की जो स्थिति है उतना भारत को डेवलप करते करते कम से कम 100 साल लग जाएंगे, और भारत की स्थिति आज जैसी है उस स्थिति में पाकिस्तान को आते आते 100 साल लग जाएंगे। तो पाकिस्तान बहुत कमजोर है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, कि शून्य शुद्ध विदेशी सहायता का अभिप्राय क्या होता है? तो शुद्ध शून्य विदेशी सहायता का अभिप्राय है योजनाओं की वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए विदेशों पे निर्भर न रहना। अर्थात भारत अगर जो कोई भी संसाधन जुटा रहा है तो ऐसा नहीं कि भाई हम अमेरिका से ले लेंगे, हम चीन से ले लेंगे, हम रूस से ले लेंगे, हम जर्मनी से ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो शून्य शुद्ध विदेशी सहायता, ये शब्द से ही स्पष्ट होता है कि शून्य शुद्ध विदेशी सहायता, इसका मतलब कि हम विदेश से कोई सहायता नहीं लेने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला, बड़े धक्के का सिद्धांत, बच्चों वाली बात है। बड़े धक्के का सिद्धांत रोजेस्टीन रोडान ने दिया था। रोजेस्टीन रोडान ने क्या कहा था बड़े धक्के के सिद्धांत के अंतर्गत? उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था में जब जनसंख्या में वृद्धि होती है, अमूमन अल्प विकसित देश जो होते हैं वो जनसंख्या में ज़्यादा ही होते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर अगर जो लगाया जाए तो। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। जब प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो निवेश क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, और जब निवेश क्षमता कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उस देश में उत्पादन कम हो जाएगा, और अगर जो उस देश में उत्पादन कम हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी तो पूर्ति कम हो जाएगी। तो किसी अर्थव्यवस्था में अगर जो मांग कम हो जाए और पूर्ति कम हो जाए, मांग व पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाए, तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। तो मंदी से निपटने के लिए बड़े धक्के का सिद्धांत या बिग पुश थियरी दिया था किसने? रोजेस्टीन रोडान ने। इन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर निवेश को बढ़ाना चाहिए, जिससे निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा कि मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, अर्थात पूर्ति भी बढ़ेगा, और मांग व पूर्ति जब अपने
उच्चतम बिंदु पे जाने लगेगा तो क्या होगा, देश विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात इन्होंने कही थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, उदाहरण देकर के बताइएगा, उदाहरण देकर के बताइएगा कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जब नया नया फोन आया था तो भारत की जो कंपनियां थी वो 5,000, 6,000, 10,000 में मल्टीमीडिया फोन नहीं दे पा रही थी, और चाइना ने क्या किया, 600 रुपये में ऐसा फोन दे दिया जिसमें कैमरा भी था, जिसमें वीडियो भी था, जिसमें ऑडियो भी था, गाना भी सुन सकते थे, सारी चीजें उसमें थी। ठीक ही नहीं थी। और चाइना जिन वस्तुओं का निर्यात करता है ना, वो बहुत लो क्वालिटी की होती है, लेकिन जो अपने देश के लिए वो बनाता है, अपने देश में यूज करने के लिए बनाता है, वो क्वालिटी बहुत बेस्ट होती है, वो कभी खराब ही नहीं होती। बस वो जो निर्यात करता है वो घटिया वस्तुओं का निर्यात करता है। चलिए, किसका उत्तर आ रहा है भैया, कोरिया का उदाहरण दे रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी नॉर्थ कोरिया का उदाहरण दे रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि नॉर्थ कोरिया बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो ना तो आयात करती है, किसी वस्तु का आयात करती है, ना तो निर्यात करती है। अर्थात अपने देश में निर्मित वस्तुओं को वो दूसरे देश में ले जाकर के नहीं बेचती है, या दूसरे देश में निर्मित वस्तुओं को अपने देश में आने से वो क्या कर देती है, रोक देती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो किसी अन्य देश से कोई भी आर्थिक संबंध नहीं रखता है, अर्थात वो निर्यात आयात नहीं करता है। चलिए भाई, साइमन कुजनेटस साहब बहुत दिन बाद आए। क्यों बहुत दिन बाद आए हैं ना, कुजनेटस साहब कितने दिन बाद आए, कोई बताएगा धुरंधर? कोई धुरंधर बताएगा? सब धुरंधर है। ठीक है, क्या उत्तर होगा कि साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की विधियां हैं। तो भाई 3 विधि, उत्पादन, आय और व्यय। उत्पादन विधि, उत्पादन विधि, आय विधि, आय विधि और व्यय विधि, व्यय विधि। ठीक है, 3। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि साइमन कुजनेटस के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। 3 विधियों की ये बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू क्या होता है, बहुत बार पूछा गया। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इज इक्वल टू क्या होता है सर? ठीक है, ठीक है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या है? चलिए, पुष्पा शर्मा जी, रत्नेश कुमार जी, रितु जी, कृति जी। ठीक है, इतना तेजी से उत्तर आने लगता है कि मैं आप लोगों का नाम भी नहीं पढ़ पाता हूँ। थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। ठीक है, अजय जी, पूनम जी, अफजल हसन जी, ज्योति चौरसिया जी, नवीता भट्ट जी, अरुधति देवी जी, भगवंती जी, रत्नेश जी, पुष्पा शर्मा जी, सदानंद मिश्रा जी, मीनू यादव जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अंकिता जी, ठीक है, पम्मी मिश्रा जी, पारस कुमार जी, कृति, ऋतिक कुमार यादव जी, रवि कुमार जी, ठीक है, कांता प्रसाद जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का फार्मूला क्या होता है, अर्थात ये एनएनपी की बात कर रहा है ना, एनएनपी की बात कर रहा है। तो जब एनएनपी की बात कर रहा है तो भैया सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसमें से क्या करते हैं, घिसावट व्यय को घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कॉपी पेन पास में रखिए, थोड़ा बहुत लिखिए, थोड़ा बहुत लिखिए। बहुत सारे बच्चे
कुछ लिखते ही नहीं है। जब आप कुछ नहीं लिखेंगे तो चीज़ें कैसे याद होंगी? लिखने का प्रैक्टिस डालिए। कम से कम कम से कम कम से कम 5 पन्ना रोज लिखिए, अगर जो केवल आप तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर जो आप कोई अन्य कार्य कर रहे हैं तो आप कम से कम 2 पन्ना रोज लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि लिखने की हैबिट लोगों की खत्म होती जा रही है। जब लिखने की हैबिट खत्म होती जाती है तो जाहिर सी बात है भाई कि यार कैसे चीज़ें बेहतर होंगी। कहा जाता था जब हम लोग पढ़ते थे तो जो घर के लोग थे वो बताते थे कि भाई 10 बार पढ़ना और 1 बार लिखना बराबर होता है। जो हमारे गुरु थे वो ये बताते थे कि यार लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, लेकिन अब ये नहीं कि बस अंधाधुंध लिखते चले जाओ। लिखो, उसको समझ के लिखो, ये नहीं कि बस लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। तो आप जरूर नोट्स बनाइए, जरूर चीज़ों को लिखिए, थोड़ा बहुत ही लिखिए, मत ज़्यादा लिखिए। 1 पन्ना ही रोज लिखिए, 1 पृष्ठ ही रोज लिखिए, लेकिन लिखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखने की हैबिट को ही भूल गए। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं पे ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं। कोई सरकारी टीचर है, कोई प्राइवेट टीचर है, लेकिन फिर भी अगर जो आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। 1 घंटे भी लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, है ना। आपसे नंबर क्या उत्तर आ रहा है भाई? और देखिए, जो लोग भी टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कोई प्राथमिक में पढ़ा रहा है तो वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है। जो टीजीटी पीजीटी में पढ़ा रहा है, मतलब जिसका टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ है, वो यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप जहाँ पे भी हैं, देखिए, एक शिक्षक या एक शिक्षिका का जो कार्य है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। और आपको जो जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं ना, वो बच्चे आपको जिंदगी भर याद रखने वाले हैं। आपका एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है कि भले से कभी आप किसी स्टूडेंट से बात करें चाहे ना करें, वो जरूर एक बार अपनी जिंदगी में याद करेंगे कि हाँ, एक सर थे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे, उनकी बातों से हमें बहुत हेल्प मिला। या एक मैडम थी जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती थी, उनसे बहुत हेल्प मिला। और ये क्या है ना कि अगर जो आप ऐसा करते हैं ना तो एक अच्छे राष्ट्र का आप निर्माण भी कर पाएंगे और अच्छे से एक शिक्षक या शिक्षिका की ज़िंदगी को एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, नौकरी लग गई है, अब उनको ये रहता है कि यार कौन पढ़ाने जाएगा। अगर जो आप ऐसे सोचेंगे तो ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसे सोचेंगे तो खुश नहीं रह पाएंगे। हमेशा आप आदर्श बनने का प्रयास करिए कि आपको लोग याद करें। 2 ही लोग आपसे पढ़ रहे हैं लेकिन वो 2 लोग आपको याद करें। 10 ही लोग आपसे पढ़ रहे हैं लेकिन 10 लोग आपको वो याद करें, है ना। तो एक गुरु की भूमिका यही होनी चाहिए। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ठीक है, तो ब्रेक इवन बिंदु क्या है, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते हैं? सम स्थित बिंदु से सम स्थित बिंदु के नाम से भी इसे जानते हैं। सम स्थित बिंदु के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई फर्म किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो उस वस्तु के उत्पादन में उसे ना ही बहुत लाभ हो रहा है और ना ही उसे हानि हो रहा है, अर्थात जो उसकी उत्पादन लागत है उसी के आसपास है। तो इसका मतलब जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, उत्पादन लागत के बराबर ही लगभग लगभग वो कीमत प्राप्त कर रहा है, अर्थात वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो रहा हो और न ही हानि हो रहा हो। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मांग वक्र। ठीक है, क्या उत्तर होगा? देखिए, जिंदगी में बहुत सारे शिक्षक मिलते हैं, बहुत सारे गुरु मिलते हैं, बहुत सारे टीचर मिलते हैं, लेकिन सब नहीं याद रहते हैं। सब नहीं याद रहते हैं, सब आपके लिए आदर्श नहीं होते। हाँ, लेकिन उसमें कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है ना जो शिक्षा के अलावा भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए समय समय पे बहुत सारी बातें बताता है। वो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आप अपने अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वो शिक्षक या वो शिक्षिका आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो ऐसे शिक्षक और ऐसी शिक्षिका आपको बनना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है। अब इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, कई बार बताता हूँ, रोज बताता हूँ। मांग वक्र की अगर जो हम लोग बात करते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि सर मांग वक्र में क्या होता है। तो जब मांग की अवधारणा को आप पढ़ते हैं तो यही तो देखते हैं ना कि कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है।
कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु जिसकी कीमत 10 रुपया है, तो 10 रुपया उसकी कीमत है, तो केवल और केवल 2 वस्तुओं की आप डिमांड कर रहे हैं। अगर जो उसकी कीमत कम हो करके मान लीजिए कि 7 रुपये हो गई, तो 7 रुपये हो जा रही है, तो अब आप 3 वस्तुओं का डिमांड कर रहे हैं। मान लीजिए कि कीमत और कम हो रही है, अब उसकी कीमत मान लीजिए 5 रुपये हो गई, तो 5 रुपये हो गई, तो आप मान लीजिए कि 4 वस्तुओं का डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये क्या हो रहा है, कुछ इसी तरीके का तो होता है, मांग वक्र दाहिने ओर गिरता हुआ होता है। इसका कारण एक और क्या होता है, इसका कारण होता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जिसे गोसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को हम बढ़ाते चले जाते हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है, और जब मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है तो हम मांग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, मांग को कम कर देते हैं, तो ये नीचे गिरने लगेगा। अगला, आय प्रभाव। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर, क्या उत्तर होगा, ठीक है, क्या उत्तर होगा, हाँ बताइए। ABCD, क्या उत्तर आ रहा है सर, बच्चों वाली बात है, छोटा बच्चा बताएगा अगर जो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो। आय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसा ज्यादा आने लगेगा तो आप भी कार में घूमने लगेंगे, आप भी एसी में रहने लगेंगे, आप भी क्या करेंगे, फ्रिज का इस्तेमाल करेंगे, आप भी कूलर का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपकी आय बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, अपने उपभोग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये क्या होता है, धनात्मक। ठीक है, आय प्रभाव धनात्मक किसके संदर्भ में और देखने को मिलता है, तो विलासिता की वस्तु में। ठीक है, विलासिता, विलासिता की वस्तु क्या होती है, विलासिता की वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी लोग आनंद की अनुभूति करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि फ्रिज हो गया, जैसे एसी हो गया, जैसे कार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब विलासिता की वस्तुओं में आती है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थ वक्र की विशेषता सही है। तटस्थ वक्र की क्या विशेषता होती है भाई, कई बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, बताइए। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थ वक्र की विशेषता है, तो इजी सी बात है भाई, दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोग या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, तटस्थ वक्र बोलते हैं या अधिमान वक्र बोलते हैं। ठीक है, तो तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र, तो तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र क्या होता है, तो दो या दो से अधिक वस्तुओं के ऐसे संयोगों या युग्मों को प्रदर्शित करने वाला वक्र जिससे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे ही तटस्थ वक्र या अधिमान वक्र बोलते हैं। और ये कैसा होता है, तो भैया ये मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, एक दूसरे को ये कभी काट नहीं सकते हैं, और इसका ढाल ऋणात्मक होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि किसी फर्म को अधिकतम लाभ तब प्राप्त होगा जब उसे सीमांत कीमत मिलने लगे। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, 10 बार अगर जो इकोनॉमिक्स का पेपर अलग अलग जगहों पे हुआ है, तो कम से कम 7 बार ये प्रश्न पूछा है, 10 में से 7 बार ये प्रश्न पूछा है। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई, अरे भाई वहां पे सामान्य वस्तु शब्द का प्रयोग किया था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। हाँ, और जो लोग भी इकोनॉमिक्स की नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, मेरे द्वारा खुद के द्वारा लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, हैंड राइटिंग की नोट्स है। एक बार अगर जो आप नोट्स परचेज कर लेंगे तो फिर जिंदगी में दोबारा आपको इकोनॉमिक्स के इधर उधर से कंटेंट को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। उसमें इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट होंगे, उसमें इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक होंगे, सिंपल सटीक साधारण भाषा में,
कंप्लीट मैं आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स दे रहा हूँ लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ, ठीक है। और नोट्स की शुल्क केवल 499 रुपए है। तो जो लोग बैच ज्वाइन किए हैं उनको तो ये फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। अगर जो आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए वहाँ पे अवेलेबल होगा, लेकिन जो लोग अलग से नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एक बार आप नोट्स परचेज कर लेंगे, समय समय पे मैं उसमें अपडेट भी लाता रहूँगा, मतलब आपको फिर इधर उधर से कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, उसमें अपडेट भी आता रहेगा जो जो चीज़ें अपडेट होती हैं। अब इस प्रश्न के बारे में अगर जो हम लोग बात करें तो आपको क्या आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है इसका तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर जो आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो नहीं कर पाएंगे। AR इज इक्वल टू MR वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सीमांत लागत के बराबर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट पढ़िए। अब इसको अगर जो पूरी थियरी में पढ़ाने लगूँ, इस क्वेश्चन की पूरी थियरी बताने लगूँ तो आधे घंटे वैसे ही लग जाएंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता के। कीमत रेखा क्या बताती है? क्या उत्तर होगा भाई? कीमत रेखा, कीमत रेखा क्या बताती है भाई? ठीक है, तो देखिए कीमत रेखा उपभोक्ता के सीमाओं को व्यक्त करती है। कीमत रेखा उपभोक्ता के सीमाओं को व्यक्त करती है। अब आसान भाषा में मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे जब आप मार्केट जाते हैं ना तो आप कहते हैं ना कि भैया ये कपड़ा बड़ा महंगा है, ये हमारे बजट में नहीं है, अर्थात हम जो कीमत देने को तैयार हैं उस कीमत में ये नहीं है, अर्थात हमारे सीमा के अंदर नहीं है। तो कीमत रेखा क्या है? उपभोक्ताओं के सीमाओं को व्यक्त करता है। हाँ ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उपभोक्ता की आय और दी गई कीमत के संयोग को ही हम क्या बोलते हैं? कीमत रेखा बोलते हैं। और हम इस बात को देखते हैं कि भैया कौन सी वस्तु क्या है, आपके कीमत सीमा के अंदर है, कौन सी नहीं है, कीमत रेखा के अंदर है, कौन सी नहीं है। तो अगर जो आपकी आप जो कीमत देने को तैयार हैं, अगर जो उतने की वस्तु मिल जाती है तो आप वस्तु को खरीद लेते हैं, और जो अगर जो आप उस वस्तु की कीमत देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कि वो कीमत रेखा से बाहर है, अर्थात आपकी सीमा से बाहर है। अगला प्रश्न, कि गैर प्रतियोगी समूह का अभिप्राय क्या है? गैर प्रतियोगी समूह, ठीक है, गैर प्रतियोगी समूह क्या होता है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर हाँ ठीक है, ये बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। गैर प्रतियोगी मतलब कोई प्रतियोगिता ही नहीं है भैया, किसी एक दूसरे से किसी का कोई संबंध ही नहीं है। तो गैर प्रतियोगिता का मतलब यही होता है ना कि एक दूसरे से किसी का कोई संबंध नहीं है। तो जब किसी का कोई संबंध नहीं होगा तो विभिन्न श्रम समूहों में क्या होगा? पूर्ण गतिशीलता होगी। जैसे भारत के लोग क्या करते हैं? सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, भारत के लोग अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, जाते हैं ना कमाने के लिए। तो मतलब श्रम क्या है? पूर्ण रूप से गतिशील है। अगला, यदि साधन बाजार में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तो साधन की मांग बराबर होगी। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था इस बात को, अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है। क्या याद आना चाहिए? एम आर पी इज इक्वल टू MPP इंटू MR याद आना चाहिए।
याद आया किसी को? ठीक है, तो यदि साधन बाजार में प्रतिस्पर्धा पाई जाती है तो साधन की मांग होगी। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रतिस्पर्धा की जब बात होती है तो अगर जो मान लीजिए कि जब हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता ही पढ़ते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ते हैं ना, बाजार में अगर जो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है और वहां पे हर श्रमिक को पता होता है कि प्रचलित मजदूरी की दर क्या है। ठीक है, तो सीमांत आय उत्पाद के बराबर। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई के फलस्वरूप, सॉरी देखिए ध्यान से समझिएगा कि उत्पादन के किसी साधन की एक इकाई के फलस्वरूप कुल उत्पादन अथवा कुल आय में वृद्धि ही क्या कहलाता है, सीमांत आय उत्पादन कहलाता है। ठीक है, अर्थात पहले से जो उत्पादन चल रहा था उसमें अगर जो उत्पादन के किसी एक इकाई को अतिरिक्त लगा दिया जाए तो उत्पादन के एक इकाई अतिरिक्त लगाने के परिणाम स्वरूप जो उत्पादन में वृद्धि होगी या जो कुल आय में वृद्धि होगी उसे ही सीमांत आय उत्पाद कहा जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि मार्क्स के अनुसार शोषण की दर क्या होती है, बच्चों वाला प्रश्न है। कार्ल मार्क्स को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे जानते होंगे। कार्ल मार्क्स साहब ने क्या कहा, कहा कि देखिए अर्थव्यवस्था में एक तरफ क्या है, पूंजीपति हैं, पूंजीपति हैं, एक तरफ पूंजीपति हैं और दूसरे तरफ श्रमिक है अर्थात मजदूर है, दूसरे तरफ मजदूर है। तो मजदूर ये चाहते हैं कि इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। ठीक है, मजदूर क्या चाहते हैं, मजदूर चाहते हैं कि इनकी मजदूरी बढ़ाई जाए और ये जो पूंजीपति होता है ना वो चाहता है कि कम से कम मजदूरी दिया जाए, मजदूरी कम दिया जाए क्योंकि लाभ ज्यादा हो। तो कार्ल मार्क्स साहब ने यही तो कहा था ना कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक तरफ पूंजीपति है दूसरा तरफ श्रमिक है अर्थात मजदूर है। तो जो पूंजीपति होता है ना वो श्रमिकों का क्या करता है, मजदूरों का क्या करता है, शोषण करता है। किस तरीके से शोषण करता है, उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर उन्हें मजदूरी नहीं देता और जब उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर उन्हें मजदूरी नहीं मिलेगा तो ये अतिरेक उत्पन्न कौन कर रहा है, अतिरेक उत्पन्न कर रहा है, अतिरेक उत्पन्न कर रहा है मजदूर। लेकिन ये लाभ कौन कमा रहा है, इस अतिरेक से लाभ किसको हो रहा है, पूंजीपति को हो रहा है क्योंकि पूंजीपति क्या कर रहा है, श्रमिकों का शोषण कर रहा है। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि सर जी एस अपान भी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शोषण की दर आर इज इक्वल टू क्या होता है, एस अपान भी होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की अगर जो बात करें तो मार्क्स ने अतिरेक मूल्य की दर को शोषण की दर कहा था, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, और जो अतिरेक मूल्य और परिवर्तनशील पूंजी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बस आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, लेकिन कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत आपके प्रश्न सही हुए, थोड़ा बहुत हम लोग बात भी करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि आपकी जो इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। अगर जो आप ठीक तरीके से इस सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनके इस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करते रहे। मैंने मेरे द्वारा खुद का लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। नोट्स मैंने खुद से लिखा है और वो नोट्स मैं अपनी हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सिंपल सटीक साधारण भाषा में, ताकि एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको मैं टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ ताकि समय समय पे आप टेस्ट दीजिए,
इस बात को समझिए कि प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, प्रश्न क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इस सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आपके पास ये सारे कंटेंट लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल होंगे, और अगर जो इन फ्यूचर में भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस 2000 रुपये है। आप सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या अगर जो आप डायरेक्ट कोर्स को नहीं परचेज कर रहे हैं तो सिंपली आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरीके से आप नोट्स परचेज करेंगे, ठीक है। और जो लोग केवल इकोनॉमिक्स का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी फीस केवल 499 रुपये है। केवल आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स वहाँ पे लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ दिए जा रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए।